स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। आज मैं टीजीटी एसएसटी जिन्होंने भी केवीएस एमईएस का फॉर्म भरा है, तो उनसे रिलेटेड ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसे सभी को देख के जाने चाहिए। अब छोटा सा रिवीजन, अब तो टाइम इतना बचा नहीं है, बस छोटा सा रिवीजन इस वीडियो के माध्यम से मैं कराना चाहता हूँ। मेन है, मतलब मैं सारे सब्जेक्ट कंबाइन में कराऊंगा। जो मैंने ये नोट्स जो कुछ पन्नों में बनाए हैं, तो जो मेन लगा मुझे एनसीईआरटी बेस्ड वो लिखा है मैंने, तो वही सब चीज़ें आपके सामने रखूंगा और जिससे आप भी अपना रिवीजन करते रहना, सभी के लिए अच्छा है। तो सबसे पहली चीज़ अगर हम देखेंगे तो भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री, जिसे विषुवत रेखा भी कहते हैं, इक्वेटर लाइन कहते हैं, तो वहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी कब पड़ती है, यानी कि लंबवत कब होता है सूर्य कहते हैं, तो 2 बार होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर। और उत्तरी गोलार्ध में जहाँ हम रहते हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है हमारी कर्क रेखा। तो कर्क रेखा में जो सूर्य होता है वह लंबवत, यानी कि जब सीधी किरणें सूर्य की पड़ती है 21 जून में, तो वहाँ पर सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में होता है और जो सबसे छोटा दिन दक्षिणी गोलार्ध में होता है। वैसी अगर हम मकर रेखा में देखेंगे, तो मकर रेखा में जो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है 22 दिसंबर को, तो वहाँ पर अगर हम देखेंगे वहाँ सबसे बड़ा दिन उस दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। तो ये सब चीज़ें देखनी है। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे, अभी अचानक से बदलते भी रहेगा। मैंने मेन जो नोट्स बनाए हैं वही लिखे हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें जो मेन है वो बता रहा हूँ मैं। अब देखेंगे जो नेल्लोर अभ्रक पेटी है वह कहाँ है, तो उड़ीसा राज्य में है। और उड़ीसा ही राज्य है जो अभ्रक का, जो माइका का है, जो सबसे ज़्यादा अग्रणी उत्पादक राज्यों में से एक है। एक चीज़। दूसरी चीज़ पर, जो अभ्रक की जो राजधानी किसे कहा जाता है, तो वह है कोडरमा, जो कि झारखंड में है। तो ये चीज़ याद रखनी है, कहीं ना कहीं कंफ्यूज करने के लिए यह चीज़ें आ सकती है। तो कोडरमा जो अभ्रक की राजधानी है वह झारखंड राज्य में, और सबसे ज़्यादा अग्रणीय उत्पादक राज्यों में उड़ीसा है। तो ये सब चीज़ें होगी। अब उसके बाद अगर हम देखेंगे जो अफ्रीका में पाई जाती, जो चरवाहों वाला चैप्टर था हमारा, तो मसाई जाति पाई जाती, जनजाति पाई जाती है। मासाई मतलब यानी कि मेरे लोग। तो इसमें देखेंगे केन्या व तंजानिया थे, और केन्या में ब्रिटेन का शासन था, और तंजानिया में अगर हम देखेंगे तो जर्मनी का था। तो उन्होंने फिर वहाँ उनको धीरे धीरे जो अच्छी अच्छी उपजाऊ उपजाऊ भूमि थी, जहाँ जंगल थे, अंग्रेजों ने वहाँ से हटा दिया था और वहाँ पार्कों की स्थापना कर दी थी। तो ये सब चीज़ें आ सकती है। और 2 भागों में उनका समुदाय विभक्त था। एक में तो बुजुर्ग रहते थे, दूसरे में जो युवा थे, सैनिक थे, वह एक से दूसरी जनजाति कबीलों से क्या लाते थे, जानवरों को छीन कर लाते थे और अपनी शक्तिशालीता प्रदर्शित करते थे। तो ये सब चीज़ें हैं। फिर है, अगर विजयनगर साम्राज्य की बात करें, तो इसकी जो खोज किसने की थी, तो कॉलिन मैकेंजी ने की थी। ये चीज़ आएगी। 1313 में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने इसकी नींव रखी थी। ये चीज़ें। 4 वंश थे यहाँ पर। अगर पहला वंश कहेंगे तो कौन सा है, संगम, फिर सुलु, फिर तुलु। तुलु वंश किस लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कृष्णदेव राय भी राय थे यहाँ पर, राय थे, जिन्होंने तेलुगु भाषा में अमुक्त मालिदम वाली जो किताब थी अपनी लिखी थी। और अरिविडु वंश वह लास्ट था, जहाँ का शासक जो राम राय था, उसने ही जो बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा के शासकों से युद्ध करा 1565 में, तालीकोटा का युद्ध, जिसे राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। तो वहां पर वह हार गए थे और विजयनगर साम्राज्य का क्या हो गया था, पतन हो गया था। और इम्पोर्टेंट चीज क्या रखेंगे, राजधानी हम्पी थी। और जो किसको पूजा करते थे, किस नारी की पूजा करते थे, पंपा देवी की पूजा करते थे। श्री विरूपाक्ष भगवान के नाम से ही वहाँ पर मोहरे हर चीज़ों में जो भी प्रकाशन करते थे, तो श्री विरूपाक्ष लिखा जाता था। विट्ठल मंदिर भी वहाँ पर है, जहाँ पर 56 स्तंभ है और बजाने पर, थपथपाने पर एक अच्छी सी स्वरमय ध्वनियाँ गूंजती है। तो ये सब चीज़ें याद रखनी है। फिर उसके बाद देखेंगे कुल अक्षांश कितने हैं, तो 181 अक्षांश है। और अक्षांश रेखाएं कहेंगे तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव कोई रेखाएं हैं नहीं, तो माइनस कर दो 181 में से, तो 179 क्या है, अक्षांश रेखाएं हैं। अक्षांश 181 है। ठीक हो गया। अगर हम देखेंगे ओ, अगर हम देखेंगे 89 उत्तर में है, 89 दक्षिण में है, और बीच में अगर हम देखेंगे तो वो भूमध्य रेखा है, तब हो गए 179 अक्षांश रेखाएं। अब उसके बाद अगर हम देखेंगे देशांतर रेखाएं कितनी, वो 360 है, सभी को मालूम है। अब उसके बाद अगर हम देखेंगे भारत का अक्षांश देशांतर सबको ही पता है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर।
ये चीज़ें हैं। और गंगा नदी को 3 उपवर्गों में पंजाब, गंगा, ब्रह्मपुत्र में बाँटा गया है। अगर हम देखेंगे जलोढ़ मृदा के प्रकार भाबर, तराई, भांगर, खादर, भांगर पुराने जलोढ़, खादर नए जलोढ़, ये सब चीज़ें सभी को पता होंगी लगभग। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे कि 1 डिग्री में कितने मिनट का, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। तो उस हिसाब से हमें समय निकालना भी आता है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अब पूर्व की ओर हमारा समय बढ़ेगा और पश्चिम की ओर देंगे अगर निकालने को आएगा समय, तो वहाँ पर क्या होगा, समय को हमें घटाना पड़ेगा। कृष्णा बेसिन में जो कृष्णा नदी पर है नागार्जुन बांध है, श्रीशैलम बांध है, अलमट्टी बांध है और कावेरी नदी पर शिव समुद्रम और मेट्टूर बांध है। बस्तर विद्रोह कब हुआ था? तो 1910 में हुआ था। और 1909 में हिंदू स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? महात्मा गांधी जी ने लिखी थी। ये चीज़ है। बस्तर विद्रोह की बात कर रहा हूँ मैं, तो 1910 में हुआ था। गांधी जी ने तो 1909 में वो हिंदू स्वराज वाली किताब लिखी थी। और बस्तर विद्रोह गुंडाधुर ने क्या किया था? नेतृत्व किया था, उन्होंने नेतृत्व किया था। ये चीज़ें होगी। फिर एक चीज़ और है, ग्रीम बंधु, जैकब ग्रीम और विलियम ग्रीम जो जर्मनी के थे, उन्होंने लोक गाथा एकत्रित करी, संकलित करी और उन्हें छापा और लोगों में एक राष्ट्रवाद की भावना को प्रसारित करने का प्रयास किया था। उसके बाद है झूम खेती के अलग अलग नाम है, बहुत चीज़ें अभी पढ़ते हैं हम, पहले आगे और चले जाते हैं फिर बताते हैं। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कोरिया की जो जिंगजी है, ये मूवीवेट सबसे पुरानी पुस्तक, मौजूदा पुरानी पुस्तक क्या है? कोरिया की जिगजी। और कहाँ है? अभी फ्रांस की नेशनल लाइब्रेरी में है ये। भारत जीव सुरक्षा अधिनियम कब आया? सन 1972 में आया। कुल जैव मंडल निचय कितने हैं? 18 हैं और 12 को तो यूनेस्को द्वारा ही पूरी वो मिल रखी है। और सबसे पहला जैव मंडल निचय है नीलगिरी, सबसे बड़ा कच्छ, सबसे छोटा क्या है? डिब्रूगढ़ जो असम राज्य में है। गरीबी हटाओ नारा किसने दिया? इंदिरा गांधी जी ने दिया। कब दिया? 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया था। फिर जाकर लोकतंत्र बचाओ नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था। फिर उसके बाद जमीन जोतने वालों को किसने नारा दिया था? वामपंथी दल, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वहाँ पश्चिम बंगाल में, उन्होंने दिया था। तेलुगु स्वाभिमान किसने नारा दिया था? तो एनटी रामाराव ने ये नारा दिया था। तेलुगु देशम पार्टी थी इनकी। एक महत्वपूर्ण चीज़ है VVPAT की फुल फॉर्म, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ठीक हो गया। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे तो 1871 में गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी, किसने लिखी? ज्योतिबा फुले जी ने लिखी थी। सत्यशोधक समाज की भी स्थापना इन्होंने ही की थी। अब एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट आ सकती है, एनसीईआरटी में ही लिखा था कि आधुनिक असमिया साहित्य के वरिष्ठ रचनाकार के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ, जिन्होंने दादी की कहानियां, बूढ़ी आयर साधु की कहानियां पूरी संकलित की लिखी थी, को किसे कहा जाता? तो लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ को। फिर उसके बाद कहा देखेंगे, अगर हम देखेंगे तो अर्काटी किन्हें कहा जाता था? जो गिरमिटिया मजदूर थे। गिरमिटिया मजदूर के बारे में भी मैं बता दूंगा। उसके बाद अगर देखेंगे, गिरमिटिया मजदूरों श्रमिकों की जो नियुक्ति करता था उसे अर्काटी कहते थे। अब गिरमिटिया मजदूर चलो आ ही जाते हैं। गिरमिटिया मजदूर वे थे जिन्हें जो बिहार से ज़्यादा बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड से उन लोगों को कहाँ लाया जाता था? काम करने के लिए बागानों में, अलग अलग द्वीपीय देशों में, जैसे कि कैरेबियन द्वीप, सुरीनाम और त्रिनिदाद, अलग अलग जगहों में। अगर फिजी देखेंगे तो इधर उधर ले जाया जाता था, उनसे बागानों में बहुत ही ज़्यादा उनका शोषण किया जाता था। एक अनुबंध, एक एग्रीमेंट के तौर पर लाया जाता था 5 साल के लिए लगभग। तो उसमें साइन करते थे, तो एग्रीमेंट को वो मजदूर उतने साक्षर नहीं थे, तो एग्रीमेंट को धीरे गिरमिट गिरमिट करके गिरमिटिया मजदूर के रूप में यह आने लगा। और यह परंपरा, यह जो चीज़ है, अंग्रेज बहुत शोषण करते थे उनका। और यह कब खत्म हुआ? यह खत्म हुआ तुम्हारे 1921 में खत्म हुआ था। और अंग्रेज बहुत ही शोषण करते थे उनका। साथ ही साथ अगर हम देखेंगे तो जो हमारा ये कैरिबियन द्वीप में रास्ता फारियानवाद जो विद्रोही उभरे, वहीं कहीं न कहीं इनकी ही जड़ें हमें वहाँ देखने को मिलती है। साथ ही साथ जो चटनी म्यूज़िक चलता है, अगर आप सर्च मारेंगे यूट्यूब में भी अलग-अलग म्यूज़िशियंस देखेंगे जो दिखने को विदेशी लगते हैं, एक्सेंट भी वहीं का निकलेगा, पर जो भाषा है हमारी यूज़ करते हैं, भजन गाते हैं, अलग-अलग तरीके के गाने गाते हैं, तो वही कैरिबियन द्वीपों में जो चटनी म्यूज़िक चला था, वहीं से चला था। बॉब मार्ले जो प्रसिद्ध सिंगर है, वहीं के हैं। तो ये चीज़ें हैं। 1871 में आया आपराधिक जनजाति अधिनियम। आपराधिक जनजाति अधिनियम कब आया? 1871 में, जहाँ पर आदिवासियों को जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया था। जो चरवाहे थे, उनको जंगलों में आना उनका बैन कर दिया था। उन पर जो झूम खेती करते थे, वहाँ पर बैन लगा दिया था। धीरे-धीरे उनके साथ बहुत ही अत्याचार वो चीज़ें होने लगी थी।
IFRI यानी कि इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1906 में देहरादून में खोला गया था, उत्तराखंड में यानी कि। फिर उसके बाद अगर देखेंगे 26 अप्रैल 1994 में साउथ अफ्रीका आज़ाद हुआ। नेल्सन मंडेला ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कितने साल तक वह जेल में रही ये आ सकता, तो 27 साल तक जेल में रहे। और सबसे ज़्यादा कौन से जेल में रहे हो, रॉबिन द्वीप 18 साल वहाँ पर जेल में रहे थे। टोटल 27 साल रहे। और सबसे ज़्यादा किस जेल में थे, रॉबिन द्वीप में रहे थे 18 साल, जहाँ चूना पत्थर की खदानों में उन्होंने बहुत सारा काम किया, उनका शोषण हुआ था। उसके बाद अगर देखेंगे मेक्सिको की पार्टी जो 1930 से लेकर 2000 तक पूरी सत्ता में थी, कई तरीके से हथकंडे अपनाए थे, तो PRI पार्टी। अब PRI की फुल फॉर्म आ सकती है, लोग सोचेंगे पी से ही स्टार्ट होती है, पर पी से स्टार्ट नहीं है इसकी फुल फॉर्म। इसकी फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी, PRI पार्टी। ठीक हो गया। मंडल आयोग 1979 में आया था, 1979 में आया था। 27% आरक्षण की बात करता था सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए 1990 में। और अगर हम देखेंगे जो VP सिंह थे प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा था कि मैं यह लागू करूंगा। उसके बाद से हिंसा दंगे भी भड़कने लगे थे। ये चीज़ें हैं। अब ये चोल वंश की जो मुख्य प्रशासनिक शब्दावली है वो देखेंगे तो वेल्लार यानी कि बड़े भूस्वामी, विलन वगाई यानी कि गैर ब्राह्मण, जो ब्राह्मण नहीं थे उनको तो भूमि देते थे, वो कहते थे विलन वगाई। कुर्रम यानी कि सबसे छोटी इकाई थी। उर यानी कि खेतीहर किसानों की बस्तियों को चोल साम्राज्य में कहा गया जाता था, उर। ठीक हो गया। न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन निर्धारित करता है, भारत सरकार। किसकी सिफारिश पर करती है ये आ सकता है, तो कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश में करती है। ठीक हो गया। विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन 1996 में हुआ था। कहाँ हुआ था, रोम इटली में हुआ था। तो ये सब चीजें याद रखने की जरूरत है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती आ सकता है, तो त्र्यंबकेश्वर नासिक से, महाराष्ट्र से निकलती। कृष्णा महाबलेश्वर से निकलती है। कावेरी ताल कावेरी ब्रह्मगिरी से निकलती है। इस तरीके से ये सब चीज़ें भी आ सकती है। और भ्रंश घाटी से बहने वाली दो नदियाँ नर्मदा और तापी नदी कह सकते हैं। तो इसके बाद अगर नेक्स्ट देखेंगे हम, छोटे छोटे ये चीज़ें हम देख सकते हैं। MCQ के लिए भी अच्छा है और जो डिस्क्रिप्टिव के लिए ये अच्छे क्वेश्चन है। अब जैसे कि अधिकार किसे कह सकते हैं, जो तार्किक दावे है, समाज से स्वीकृति है, अदालतों द्वारा मान्यता प्राप्त है। अब अगर लाइन टू लाइन अगर देखेंगे 14 से 18 समानता का अधिकार, फिर 19, 20, 21, 22 स्वतंत्रता का अधिकार, 23, 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25, 26, 27, 28 अगर हम देखेंगे तो क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 29, 30 में अगर हम देखेंगे तो जो शैक्षिक और सांस्कृतिक संरक्षण वगैरह का अधिकार है। फिर 32 में देखेंगे तो हमारा देखेंगे तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा कहा था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट 5 तरीके की रिट जारी करता है। पहली बंदी प्रत्यक्षीकरण, फिर अगर देखेंगे परमादेश, फिर उत्प्रेषण, निषेध, अधिकार परीक्षा, ये 5 तरीके की रिट जारी करता है। अब एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, एमनेस्टी इंटरनेशनल ये चीज़ है जो मानव अधिकारों का कहीं पर भी उल्लंघन हो रहा है तो स्वतंत्र रिपोर्ट जारी करेगा। ठीक हो गया, लंदन में है ये। उसके बाद अगर देखेंगे हम, जो हमारी वियना संधि हुई थी जब नेपोलियन मर गया था, उसके बाद वियना संधि हुई थी 1815 में हुई थी। तो 1815 में जब वियना संधि हुई थी तो तब जाकर कौन हेड था उसका, किसने अध्यक्ष के रूप में भूमिका निभाई थी, तो ऑस्ट्रिया का ही चांसलर था मेटरनिक। तो मेटरनिक चांसलर था। और मेटरनिक ने क्या कहा, एक वहाँ पर इटली में जोसेफ मैथ्सनी था क्रांतिकारी, तो उसके लिए मेटरनिक ने कहा था कि जब फ्रांस से हर मतलब विद्रोह विद्रोह देख के फ्रांस वगैरह में, तो वो उसने एक स्टेटमेंट दी थी अपनी, ये स्टेटमेंट आ सकती है, जब फ्रांस से छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। किसने कहा था ये, मेटरनिक ने कहा था। क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति वगैरह यहाँ से ही स्टार्ट होता था, फिर धीरे धीरे पुनर्जागरण जैसा हर यूरोपीय देशों में फैलता था, सब लोग जागरूक होते थे, इसलिए कहा था। किसने कहा था, ये चीज़ ध्यान रख लो, ज़्यादा इधर उधर की बातें भी नहीं करनी है। जब फ्रांस से छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, मेटरनिक ने कहा। दूसरी चीज़ जोसेफ मैथ्सनी, जिसके बारे में मैंने कहा था, इटली का क्रांतिकारी था, जिसने यंग इटली यंग यूरोप सभा संघों की स्थापना की थी। तो उसके लिए यही कहा था मेटरनिक ने कि यह हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है। किसने, मेटरनिक ने कहा था। ये चीज़ें हो गई। अब देखेंगे अगर यहाँ पर राष्ट्रवाद की भावना बढ़ा रहे थे तो ये नारी शक्ति रूपकों का भी प्रयोग किया गया था। आंख में पट्टी बांध कर तराजू हाथ में लिए हुए न्याय की देवी के रूप में माना गया था। जर्मनी में जर्मेनिया नामक एक नारी शक्ति
का रूपक दिखाया गया था, लोगों को जागरूक करने के लिए बलूत की पत्तियों से अपने मुकुट बनाया था, अलग-अलग तरीके से हर चीज़ उनकी वेशभूषा अलग-अलग प्रतीकों के रूप में थी। फ्रांस और इटली के साइड को देखेंगे तो वहाँ पर मारियान थे, तो ये नारी देवी, ये सब चीज़ें। बाल्कन के निवासियों को स्वाल कहते हैं। देवसारी शुल्क क्या था? देवसारी शुल्क ऐसा शुल्क था कि एक दूसरे गाँव में लकड़ी ले जाने पर जो जनजाति वगैरह जो आदिवासी लोग हैं जो शुल्क लेते थे एक दूसरे की इलाकों में जाकर, कुछ भी लकड़ी हकड़े लगी तो देवसारी शुल्क उसे कहा जाता था। अब है रिंडरपेस्ट मवेशी प्लेग जो अफ्रीका में फैल गया था। वहाँ के जो पशु हैं सारे पशु पर ही निर्भरता थी और पशु पर ही बीमारी फैल गई थी, वो एशिया से आई थी कहते हैं। तो रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग कहते हैं, सब 90% उनके जो पशु हैं मर गए थे। फिर इसके बाद है हमारा हड़प्पा सभ्यता के सबसे 5 प्रमुख नगर एनसीईआरटी के हिसाब से अगर देखेंगे, पहली चीज़ हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, और तीसरा है गनवेरीवाल। ये है हमारे सबके सब कहाँ, पाकिस्तान में है। फिर उसके बाद अगर देखेंगे भारत में भी 2 जोड़े रहते हैं, एक हो गया धौलावीरा, दूसरा राखीगढ़ी। लोथल नहीं है इसमें, 5 ही है। ठीक हो गया। लोथल प्रमुख बंदरगाह के रूप में माना जाता है। अब उसके बाद अगर देखेंगे लोथल ऐसा था जिसकी दुर्गों में दीवार से दीवार घिरी नहीं थी, ये हो गया। नागेश्वर और बालाकोट, नागेश्वर तो गुजरात में, बालाकोट पाकिस्तान में है, तो ये शंख मनकों के लिए प्रसिद्ध था। चुनहोदड़ो भी यहाँ पर कताई बुनाई मनके हनके वाली सब चीज़ें होती थी, उसके साक्ष्य मिले हैं। खेतड़ी जो तांबे के लिए प्रसिद्ध खान है, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति कहा जाता था। अब देखेंगे यहाँ पर मेसोपोटामियाई अभिलेख मिले हैं, तो उसमें ओमान को मगान कहा गया है, बहरीन द्वीप को दिलमुन कहा गया है, और हड़प्पा सभ्यता को क्या गया है, मेलुहा कहा गया है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे पहली जूट मिल 1917 में खुली कलकत्ता में, और पहली जो कपड़ा मिल है 1854 में खुली मुंबई में। बस खाली केवल रिवीजन ही करते रहो, सुनते रहो, फिर उसके बाद अगर देखना होगा तो ऐसे ऐसे स्किप करके आप कर सकते हो। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे जो खाद्य सुरक्षा के 3 आयाम है, उपलब्धता, पहुंच और सामर्थ्य, ये चीज़ें होनी चाहिए। और गेहूं क्रांति को दिखाने के लिए जुलाई 1968 में इंदिरा गांधी जी ने डाक टिकट भी जारी की थी। निर्गम कीमत यानी कि जो कीमत होती है जिसमें कम रेट में, बाजार कीमत से कम मूल्य में, जैसे कि ये राशन की दुकानों में मिलता है, तो वो निर्गम कीमत कहलाई जाती है। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये संशोधित पीडीएस जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है 1992 में आई। फिर लक्षित कार्य 1997 में आई। 1997 में आई जहाँ पर गरीब से भी गरीब, फिर अंत्योदय को जोड़ने की बात की गई, केवल उन्हीं को फायदा पहुँचे जिनको इनकी ज़रूरत है, ये सब चीज़ें होने लगी थी। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे अलग अलग चीज़ें, तो कस्तुतनिया सिंधु से यूनान को किससे आज़ादी मिली, ऑटोमन साम्राज्य से। अब द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी बुक किसने लिखी है, तो एस एन राव ने लिखी है। एस एन राव का नाम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एस एन राव जी ने जो ये बुक लिखी है उसमें उन्होंने कहा कि मार्शल ने भारत को जहाँ पाया उससे 3000 वर्ष से पीछे ला गया। इस तरीके का स्टेटमेंट दिया है। किसने दिया है, एस एन राव जी ने दिया है। और इन्होंने लोथल की भी खोज की थी जो हड़प्पा स्थल है, बंदरगाह है, भोगवा नदी के किनारे है, गुजरात राज्य में है। गोदीवाड़ के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। राष्ट्रीय वन नीति 1952 में आई थी जहां पर बात की गई थी कि 33% भौगोलिक क्षेत्र में वन होने ही चाहिए। उत्कात भूमि यानी कि बेडलैंड, जो अवनालिका अपर्दन होता है यानी कि बहुत बारिश से जो मिट्टियां पूरी धंस जाती, हल बाने लायक नहीं होता है, यानी कि हल जोतने लायक वो जमीन नहीं बचती, तो उसे बेडलैंड यानी कि उत्खात भूमि कहते हैं। और चंबल बेसिन में इसे खड्ड कहते हैं। अब पड़ती भूमि, एक वर्तमान पड़ती भूमि यानी कि 1 साल या उससे कम के लिए छोड़ी गई जमीन, और 1 से 5 साल के बीच में के लिए छोड़ी गई जमीन, उसे पुरातन पड़ती भूमि कहा जाता है। शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र यानी कि 1 हेक्टेयर की जैसे कि जमीन है हमारी, तो उसमें हम एक बुआई करें, एक साल में एक ही फसल उगा रहे तो शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र हो गया। और सकल कृषक क्षेत्र होता है अगर हम एक साल में 2 बार फसलें उगा रहे हैं, तो 1 हेक्टेयर की भूमि है, और एक साल में हम गेहूं की फसल, फिर उसके बाद चावल की फसल भी उगा रहे हैं, धान की यानी कि, तो आप उसे 1 हेक्टेयर भूमि नहीं जोड़ेंगे, उसे 2 हेक्टेयर में जोड़ेंगे, यानी कि सकल यानी कि पूरा ग्रॉस ले लिया उसे। तो वह चीज़ें हैं। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे, जल्दी जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कि मार्टिन लूथर ने कहा था मुद्रण जो है ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। ठीक हो गया। चैप बुक्स यानी कि एक पैसिया किताबें, यानी कि जो पॉकेट बुक्स होती, छोटी छोटी किताबें, जब प्रिंटिंग का बहुत ही प्रचार प्रसार बढ़ गया था, वहाँ पर लोगों को बहुत शौक होने लग गया था पढ़ने लिखने का, तो चैप बुक्स यानी कि जेब में रखकर भी किताबें पढ़ी हड़ी जाती थी, वो सब चीज़ें हैं। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे तो 1878 में अगर देखेंगे वन अधिनियम आया, जिसमें 3 प्रकार में वनों को वर्गीकृत किया गया था अंग्रेजों द्वारा।
कौन से? पहला आरक्षित, दूसरा सुरक्षित, तीसरा ग्रामीण। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे 1878 में ही एक चीज़ और आई, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जहाँ पर सेंसरशिप की बात हो गई थी कि जो ये अखबार के खाने अगर गलत न्यूज़ फैला रहे, जनता को भड़काने की कोशिश करते, तो सेंसरशिप यानी कि परमिट होगा तभी आप ये चीज़ें छाप सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे न्यू पैटर्न में देखेंगे आज की अगर ज्योग्राफी की बुक के हिसाब से देखेंगे तो आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत। आरक्षित आधे से ज़्यादा है और रक्षित में 1/3 भाग है, और अवर्गीकृत में बंजर भूमि, जो चरवाहों की भूमि वगैरह, ये सब चीज़ें इसमें ऐड ऑन हो जाती हैं। रबी की अगर फसल देखेंगे तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच बोई जाती है, अप्रैल से जून में इसकी कटाई होती है। यहाँ पर जो प्रमुख फसलें हैं सरसों, जौ, गेहूँ, आलू, मटर, ये सब चीज़ें हैं। खरीफ की फसल जब मानसून का आगमन होता है लगभग जून की स्टार्टिंग में इसे बो दिया जाता है, और कटाई सितंबर से अक्टूबर में कर दी जाती है। जैसे कि धान हो गया, जहाँ पर पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है ना, क्योंकि मानसून के आगमन में बोया जा रहा हो। धान, बाजरा, मक्का, अलग अलग चीज़ें, जो दालें हैं, सोयाबीन, जूट, ये सब चीज़ें इसमें खरीफ की फसल में आ जाएंगी। अब देखेंगे हम यहाँ पर जो गेल है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसने 1986 में लगभग एनसीईआरटी के हिसाब से 1700 किलोमीटर, और वैसे 1750 कह सकते हैं, एग्जैक्ट कहेंगे तो, किलोमीटर की एक अंतर्राज्यीय, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जो गैस पाइपलाइन आती है उसको बिछाया। अब ये मेन इसलिए है क्योंकि HVJ करके याद रखना, हजीरा जो गुजरात में, हजीरा, फिर विजयपुर मध्य प्रदेश, और फिर जगदीशपुर उत्तर प्रदेश, इन 3 शहरों को जोड़ता है, हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर, इसलिए HVJ पाइपलाइन कहा जाता है। गेल द्वारा 1986 में बिछाई गई थी, 1750 किलोमीटर इसकी लेंथ है। तो जैसे कि वनों के बारे में बात की, पहले वन महानिदेशक कौन थे? डायट्रीज ब्रैडिस थे, ये नाम आ सकता है। और सबसे मेन चीज़, कब इस वन सेवा आयोग की स्थापना हुई थी? तो 1864 में हुई थी। 1865 में फिर वन अधिनियम आया था, ये जर्मनी के थे, तो इन्होंने जर्मनी के हिसाब से ही पूरी वन नीति लागू कर दी, आदिवासियों को बाहर कर दिया, अलग अलग तरीके से झूम खेती बैन कर दी थी, खाना बदोश के साथ भी अलग ही व्यवहार होने लग गया था, चरवाहों के साथ भी उनकी रोजी रोटी छिन गई थी, ये कहते हैं। तो उसके बाद अगर देखेंगे, हेनरी फोर्ड थे जो कार निर्माता थे, टी मॉडल कार बनाते थे, वृहत उत्पादन पद्धति स्टार्ट की थी इन्होंने, यानी कि एक ही व्यक्ति को एक ही काम में लगा दे तो उसमें वो स्किल्ड हो जाएगा, तो इससे उत्पादन भी बढ़ेगा, ऐसे कहते थे। तो 3 मिनट में एक कार निकलने लगी थी उस समय, अमेरिका में ऐसा हो गया था। फिर धीरे धीरे ऐसे ही 1929 में महामंदी का भी यह कारण बना था, क्योंकि हर एक कारखाने में यही चीज़ अपनाने लग गए, तो उत्पादन ज़्यादा हो गया था, कहते हैं। उत्पादन ज़्यादा हो गया तो डिमांड के हिसाब से उत्पादन ज़्यादा हो रहा है तो प्राइस भी कम होगी। तो अब वो जो उत्पादन कर रहे हैं उन्हें घाटा और था, उन्होंने और उत्पादन करा कि कहीं ना कहीं और रुपए आए। तो ऐसे ऐसे करके पूरा अति उत्पादन की समस्या से पूरी अर्थव्यवस्था ही चौपट हो गई थी, पूरा का पूरा। जो कीन्स है, जो अर्थशास्त्री, फिर बाद में कहते भी हैं कि भारत ने जब सोना दिया तब जाकर कहीं ना कहीं यह स्थिति भी सुधरी। भारत का भी महत्वपूर्ण योगदान है यह मंदी को सुधारने में। गुमास्ता कौन थे? बुनकरों में, जो बुनकर और अंग्रेजों के बीच पहले बिचौलिए रहते थे, तो अंग्रेजों ने उन्हें हटा दिया और गुमास्ता को तय करा कि तुम इन पर निगरानी रखोगे, ये हम ही को देंगे, और ऐसे ऐसे जो बुनकरी, ये सब चीज़ें जो हम ले रहे हैं, तुम्हारा ही काम है इनसे लेना लेना। तो गुमास्ता लोग वो थे जो बुनकरों पर नजर रखते थे। जॉबर कौन थे? जो कारखानों वगैरह में, जहाँ मिल हिलों में लोगों को जॉब में रखने का काम करते थे, अपने गाँव में चले जाएंगे, आस पड़ोस के लोगों को बुलाएंगे, उनकी मदद करेंगे और उनको मिलों या कारखानों में लाएंगे, तो उन्हें न्यू मजदूर लाने का काम करते थे जॉबर। ठीक हो गया। अब ये राष्ट्रीय जलमार्ग भी आ सकते हैं। पहला राष्ट्रीय जलमार्ग अगर पहला देखेंगे तो हल्दिया से प्रयागराज है। दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग देखेंगे तो हम अगर देखेंगे तो सदिया से धुबरी जो असम में है। तीसरा देखेंगे तो केरल के तट क्षेत्र में है, कोट्टमपुर से कोलम। और चौथा है हमारा काकी नाडा से पुदुचेरी, यानी कि गोदावरी और कृष्णा नदी की साइड को है। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे तो अरंडी एक ऐसी फसल है जो खरीफ और रबी दोनों में बोई जाती है, ये चीज़ें। अब झूम खेती की बात करेंगे तो झूम खेती आंध्र प्रदेश में से पोडू कहते हैं। पोडू क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हमारे अल्लूरी सीताराम राजू थे 1920 के दशक में, उन्होंने विद्रोह किया था, गोरिल्ला युद्ध प्रणाली अपनाते थे, तो अंग्रेजों ने वहाँ झूम खेती बैन कर दी थी। तो उन्होंने लोगों को कहा कि करो झूम खेती करो, यानी कि वहाँ पर झूम खेती को पोडू खेती कहते थे। 1924 में अंग्रेजों ने गोली मारकर हत्या भी कर दी थी उनकी। तो अल्लूरी सीताराम राजू थे। श्रीलंका में चेना कहते हैं, अफ्रीका में चितमैन कहते हैं, मणिपुर में पामलू कहते हैं, और पोडू कहाँ कहते हैं? कहा आंध्र प्रदेश में कहते हैं। एक चीज़ और मेन है, जो बुक है स्मॉल इज ब्यूटीफुल,
संसाधन संरक्षण की बात करता है जहाँ पर यह किताब तो सुमाकर जी ने लिखी है। ये भी महत्वपूर्ण है, एनसीईआरटी में लिखा था, तब मैं बता रहा हूँ, स्मॉल इज ब्यूटीफुल रिटन बाय सुमाकर। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे तो पोलैंड पे किसका कब्जा था? रूस का। उस समय तो यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था। तो पोलिश भाषा बैन कर दी थी, वहाँ की संस्कृति को बढ़ावा नहीं दे रहे थे। तो वहाँ के लोग में राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने के लिए क्या करा गया कि लोकगीत गाए गए, लोक नृत्य किए गए। तो उसी में एक जो गीत था उसको कहते थे ओपेरा। ओपिया से याद कर सकते हो आप, ओपेरा गीत। ठीक है। और किसने स्टार्ट किया था इसको? करोल कुरपिंस्की ने। ठीक हो गया, संगीतमय नाटक था ये ओपेरा। फिर उसके बाद एक लोक नृत्य भी था इनका, पोलो गेम से याद कर सकते हैं, पोलो नेज। और एक था माजुरका। ठीक हो गया। अब देखोगे जर्मनी के एकीकरण में किसका महत्वपूर्ण योगदान है कहेंगे? अभी तो केवल रिवीजन ही कर रहे हैं, पढ़ने वाले ने तो पढ़ ही लिया होगा। जर्मनी के एकीकरण में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? कहते हैं बिस्मार्क का। प्रसा का ही था बिस्मार्क चांसलर। और उसके बाद बिस्मार्क के बाद अगर हम देखेंगे इटली में किसका महत्वपूर्ण योगदान है कहेंगे, तो इटली में था काउंट कैवोर, जिसने फ्रांस के साथ एक कूटनीति संधि की थी और जो ऑस्ट्रिया को हरा दिया था युद्ध में। तो काउंट कैवोर का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है इटली के उसमें, और जर्मनी के उसमें बिस्मार्क का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे, ये सब चीज़ें हो गई हैं लगभग, जल्दी जल्दी मैं कराने की सोच रहा हूँ। हर घर छत वर्षा जल संग्रहण किसने अनिवार्य किया? कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। और वर्षा जल संग्रहण संपन्न गांव कौन सा है? गंडाथुर गांव, मैसूर यानी कि कर्नाटक में। खादिन या जोहड़ किसे कहते हैं? खेतों में जो गड्ढे कर पानी एकत्रित किए जाते हैं वो। लेप्चा जनजाति कहाँ की है? दार्जिलिंग की है। अब देखो झूम कृषि की मैं अब बता रहा हूँ, अब फिर से रिवीजन कर रहा हूँ। झूम कृषि असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में झूम कृषि कही जाती है। दीपा कहाँ कहा जाता है? छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में और अंडमान एंड निकोबार में। पामलू मणिपुर में कहा जाता है। मिल्पा मैक्सिको मध्य अमेरिका में कहा जाता है। कोनुको वेनेजुला में कहा जाता है, ट्रंप ने जहाँ की उनको हेड को अपने देश में ले गया था। मसोले मध्य अफ्रीका में। लदांग सबको पता है इंडोनेशिया में। रे वियतनाम में। और पोडू मैं बार बार बता रहा हूँ अल्लूरी सीताराम राजू, तो पोडू आंध्र प्रदेश में आएगा। ठीक हो गया। कुमारी पश्चिमी घाट में कुमारी कहा जाता है, ये चीज़ें भी ध्यान रखना। कुरवा झारखंड में कहा जाता है। और अलग अलग नाम है, बेबर व दहिया मध्य प्रदेश में। खिल यानी कि हिमालयन एरिया को खिल कहा जाता है, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश साइड को खिल भी ऐसे कहा जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे 3 तरीके की जो धान की फसलें हैं असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में होती है, औसमन और बोरो। रेशम का कीड़ा कोकुन, मलबरी पेड़ की हरी पत्ती, जूट को क्या कहते हैं? सुनहरा रेशा कहते हैं। रामचंद्र रेड्डी जी कौन थे? अगर हम देखेंगे तो विनोबा भावे को भूदान ग्रामदान आंदोलन का एक हेड माना जाता है, उन्होंने शुरुआत की थी, कहते हैं ना, जो भूमिहीन किसानों को जमीन अमीन देने की बात की गई थी। तो तेलंगाना के पोचमपल्ली में गए, कहानी सुन लो, इससे अच्छे से याद होगा। तेलंगाना के पोचमपल्ली में गए, और पोचमपल्ली में गए तो वहाँ पर उन्होंने बड़ी सभाएं की, तो किसानों ने कहा कि हमारे पास भूमि नहीं है वगैरह नहीं है, ऐसे इस टाइप का कहा। तो किसानों उन्होंने कहा कि सहकारी कृषि करो। तो तभी एक जो जमींदार थे, उनका नाम था रामचंद्र रेड्डी, वो उठे और उन्होंने कहा कि मैं 80 किसानों को 80 एकड़ जमीन देता हूँ, ऐलान कर दिया वहाँ पर। तो इसे भूदान कहा गया। तो इसी को सुनकर, उनकी बातों से आकर्षित होकर कई जमींदारों ने कहीं ग्राम ही दान कर दे, तो ग्रामदान कहा गया। तो ये रक्तहीन क्रांति के नाम से जानी जाती है, भूदान ग्रामदान आंदोलन इसे कहा जाता है। ठीक हो गया। अब वो कैरिबियन द्वीपों वाला मैंने गिरमिटिया मजदूर प्रणाली बताई थी, तो रास्ता फारियानवाद, विद्रोही धर्म, जैमेका के बॉब मार्ले थे, ये सब चीज़ें, चटनी म्यूजिक, ये चीज़ें याद रखनी है। अब जो वन संयुक्त वन प्रबंधन है, यानी कि हम समुदाय को भी शामिल करें वन के मैनेजमेंट में, तो सबसे पहला राज्य कौन सा था जिसने यही स्टार्ट करा? तो उड़ीसा था 1988 में। और फिर उसके बाद सरिस्का बाघ रिजर्व जो है वो कहाँ है? राजस्थान में है, सभी को पता होगा। और उसी के पास में जो भैरवदेव डाको सेंचुरी है, जो अलवर जिले में है राजस्थान के, तो वहाँ पर क्या है, 5 गाँव ने मिलकर 12,000 हेक्टेयर के वन क्षेत्र को सुरक्षित रखा है, वहाँ की प्रजाति को सुरक्षित रखा है। तो ये सब चीज़ें मेन है। छुरमुट यानी कि देवी देवताओं के वन को कहते हैं। टाका यानी कि टाका जो राजस्थान में अपनाई जाती है वर्षा जल संग्रहण, जो वर्षा का जल है एक भूमिगत टैंकी होती है, वहाँ पर स्टोर किया जाता है वो सब चीज़ें, और उसको वर्षा जल को वहाँ पर पालर पानी कहते हैं। ठीक हो गया। अब बाबा बुदवन की पहाड़ी कहाँ है? कर्नाटक में, चिकमगलूर जिले में। कॉफ़ी के लिए फेमस है, जहाँ कॉफ़ी की पहली बार खेती स्टार्ट हुई थी जहाँ से। फिर अगर देखेंगे नागरकोइल पवन ऊर्जा के लिए फेमस है, कहाँ है नागरकोइल? तमिलनाडु में है। और भूतापी ऊर्जा की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश में पार्वती घाटी, लद्दाख में पूंगा घाटी। और सौर ऊर्जा कैसे कन्वर्ट की जाती, किस पद्धति के द्वारा? तो फोटोवोल्टाइक मेथड।
अब समुद्री तट रेखा की बात करेंगे तो पहले 7,516 थी, पर आज वर्तमान में ये नहीं है, 11,098.81 तट रेखा की लंबाई है, अब बढ़ गई है न्यू डेटा के अकॉर्डिंग। दीनदयाल पत्तन गुजरात में, यानी कि कांडला पत्तन कहा जाता है। इसका निर्माण कब हुआ? जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया था, तो कराची पत्तन के अल्टरनेट के रूप में इसको बनाया गया था, और जो मुंबई पत्तन का भार कम करने के लिए बनाया गया था, ये सब चीज़ें। हिमालयी यव वृक्ष है जो, उसके जो टैक्सोल होता है उससे कैंसर की बीमारी का इलाज किया जाता है। अभी पॉलिटी में है, देखेंगे बेल्जियम है जो, वहाँ पर देश है जो, बेल्जियम में 59% डच थे और 40% फ्रांसीसी थे। तो वहाँ पर, और उसी की राजधानी में ब्रुसेल्स में 80% फ्रांस वाले थे और 20% डच थे। तो अच्छे से उन्होंने संविधान संशोधन किए, दोनों भाषा से संबंधित लोगों को बराबर का मौका दिया, सत्ता में आने का, सामुदायिक जो सरकार है वहीं से बनती है। तो ये सब चीज़ें उन्होंने अच्छे से करा। पर ये श्रीलंका ने 1948 में आज़ाद हुआ, 1956 में श्रीलंका के देशों ने सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया, बौद्ध धर्म को राजधर्म घोषित कर दिया। तो भारतीय तमिल और श्रीलंकाई तमिल भड़क उठे, वहाँ पर हिंसा चली बहुत वर्षों तक, तो पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी। तो उन्होंने ये गलत किया, पर बेल्जियम का एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू रहा और वहाँ अच्छे तरीके से संविधान में संशोधन करके पूरी स्थिति सुधारी गई थी। एशियाई चीता को 1952 में लुप्त घोषित कर दिया गया था। बीज बचाओ आंदोलन जो टिहरी है उत्तराखंड में, वहां पर विजय जरधारी ने स्टार्ट किया था। और नवधान्य आंदोलन, नौबीजो यानी कि जैविक कृषि को बढ़ावा दिया गया था वहां पर। ये सब चीजें जल्दी जल्दी बता रहा हूँ मैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम कब आया? 2023 में आया था, जहां पर 33% महिला आरक्षण की बात की गई थी लोकसभा में और सभी राज्यों की विधानसभा में, और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की विधानसभा में। मृदा परिक्षेत्रिका कहेंगे तो पहले शीर्ष मृदा, जहाँ पर ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा रहती है, फिर आती है उपमृदा, ह्यूमस थोड़ा कम हो जाता है, फिर उपमृदा के बाद अपक्षयित मृदा। अपक्षयित मृदा में क्या होता है? वहाँ पर मृदा पूरी तरीके से बनी नहीं होती है। फिर अपक्षय रहित यानी कि पूरी कठोर चट्टान वाली मृदा आती है। तो 4 संस्तरों में बांटा गया है। एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में आया था। 1707 में, यानी कि ब्रिटेन, वो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, इंग्लैंड ने अपने अंदर स्कॉटलैंड को भी मिला लिया था। फिर बाद में 1801 में आयरलैंड को भी मिला लिया था। तो ब्रिटेन का जो फ्लैग है उसे यूनियन जैक कहते हैं, और जो नेशनल एंथम है गॉड सेव्स अवर नोबल किंग, ये है। रायका जनजाति जो राजस्थान में है, धंगर जनजाति महाराष्ट्र में है, गोल्ला जनजाति आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में है, कुरमा और कुरबा जो भेड़ बकरियां कंबल वगैरह कंबल हाथ से बुने कंबल वगैरह बेचते थे, ये भी आंध्र प्रदेश कर्नाटक में है। मालधारी चरवाहे जो गुजरात के कच्छ के रन साइड को देखे जाते हैं, ये सब चीज़ें हैं। फिर उसके बाद अगर देखेंगे हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण, जैसे कालीबंगा में मिले हैं हमारे, जैसे काले जूते से याद कर सकते हैं, तो कालीबंगा में मिले हैं जुते हुए खेत, बनावली में हल्के प्रतिरूप मिले हैं, सुरतगही में नहर मिली है, धौलावीरा में जलाशय, एनसीईआरटी की बुक में फोटो भी मेंशन है उस धौलावीरा के जलाशय की, तो धौलावीरा मेन है, जलाशय मिला है। और वैसे ही लोथल और कालीबंगा में वेदिया मिली है, लोथल में गोदीवाड़ा मिला है, ये सब चीज़ें। एस एन राव ने ही कहा था ना, मार्शल ने भारत को जहाँ पाया था उसे उसने 3000 वर्ष पीछे छोड़ा। एस एन राव ने किसकी खोज की थी, किस हड़प्पा स्थल की? लोथल की खोज की थी। लोथल कहाँ है? भोगवा नदी के किनारे गुजरात राज्य में, बंदरगाह प्रमुख कहा जाता है। जॉर्ज यूल था जो, उसने 400 बाघ मार दिए थे। टोंगा खेती किसे कहते थे? क्योंकि अंग्रेज थे ना जो, उन्होंने पूरे वन काट कर फिर साल सागौन के वृक्ष लगाए, तो उनके बीच में आपस में बहुत बड़ा गैप होता था। तो वो लोगों को, भारतीय लोगों को वहाँ कृषि भी करवा देते थे और उनसे कहते थे इस इन वृक्षों की, छोटे छोटे वृक्षों की तुम देखभाल भी करते रहना। यानी कि वनों के अंदर बागानों में कराएगी अस्थायी रूप से कृषि को ही टोंगा कृषि कहा जाता है, जो एक म्यांमारी शब्द है। टोंगा यानी कि पहाड़, या मतलब खेती, ये सब चीज़ें हैं। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे तो अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में बात करेंगे, आंध्र प्रदेश के थे। गुडेम पहाड़ियों में उग्र गोरिल्ला आंदोलन स्टार्ट है किया 1920 के दशक में। 1924 में गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी, और पोडू खेती को इन्होंने बहुत ही कहा करो 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 करके। अवध में कौन थे? बाबा रामचंद्र, गिरमिटिया मजदूर थे बाबा रामचंद्र, और इन्होंने नेहरू जी के साथ मिलकर अवध किसान सभा की भी स्थापना की थी। और इन्होंने कहा था कि आप लोग जो ये नाई धोबी किसान वगैरह हो, तुम जमींदारों को हेल्प करना ही छोड़ दो, अमीर जमींदारों को इन सुविधाओं से वंचित कर दो। इस तरीके से ये सब चीज़ें हैं। विलियम फर्स्ट था, जर्मनी का सम्राट था। इटली का था विक्टर इमुलियन सेकंड। और दक्षिणी इटली, इटली का मैंने एकीकरण में क्या कहा था तुमसे, काउंट कैवुर ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और दक्षिणी इटली में अगर देखेंगे तो वहाँ पर गैरीबाल्डी था, जिसने 30,000 लोगों को इकट्ठा करा था, वहाँ के लोगों को, जिसे रेड शर्ट के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय पार्टियां जो नेशनल पार्टीज हैं, 6 हैं।
कुल कितनी है? 6। कांग्रेस हमें, इंडियन नेशनल कांग्रेस हमें पता ही है, बीजेपी हमें पता ही है, आम आदमी पार्टी हमें पता ही है। इसके बाद कौन कौन सी है? तो वह है नेशनल पीपल पार्टी, जो मेघालय की है, 2013 में बनी राष्ट्रीय पार्टी। इसका जो वो है चिन्ह, वो है पुस्तक। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे, फिर एक आती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिज्म पर आधारित वो है। फिर एक बहुजन समाजवाद पार्टी है। ये चीज़ें हैं। नेशनल पीपल पार्टी ये है। अब आया तुम्हारा, उसके बाद आता है हमारा, अगर हम देखेंगे तो जल जीवन मिशन 2019, 15 अगस्त 2019 को है, जहाँ पर कहा गया था प्रति व्यक्ति 55 लीटर पानी हम पहुँचाएंगे करके, ये चीज़ें कही गई थी। और ऐसे ही पंचायत वाला देखेंगे, पहले ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति, फिर ऊपर जिला परिषद, जहाँ पर एमएलए और एमपीज भी वहाँ पर सदस्य होते हैं, डीएम वगैरह सब चीज़ें। 1608 में पहली फैक्ट्री सूरत में खोली गई अंग्रेजों द्वारा, और 11 से 12 के बीच स्वाली का युद्ध हुआ पुर्तगालियों के साथ उनका। फिर उसके बाद 13 में उन्होंने स्थायी फैक्ट्री स्थापित कर दी थी सूरत में ही। अब इसके बाद बॉडी मास इंडेक्स मेन है, इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स का है। तो वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर होता है इसका फॉर्मूला। वेट हमेशा ऐसे मान के चलो ऊपर आएगा, अपने भार से दबाएगा, और नीचे हाइट आएगी, इस तरीके से याद करोगे तो वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर करके ये फॉर्मूला बनता है बॉडी मास इंडेक्स का। ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन थे? तो कहाँ से आई थी ग्रामीण बैंक की संकल्पना? तो बांग्लादेश से आई थी। बांग्लादेश के थे प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस थे। उन्हें फिर नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था इस क्षेत्र में। तो उन्हें ग्रामीण बैंकों के स्थापना का श्रेय जाता है किसी प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को। बांग्लादेश के थे। 2006 में शांति का पुरस्कार भी दिया था। यानी बगैर कोई ऋणाधार के, जो गिरवी हिरवी कुछ भी नहीं रखो तो मतलब उसकी तुम्हें ऋण मुहैया कराया जाएगा। और वैसे ही स्वयं सहायता समूह में 15 से 20 तक की जो महिलाएं होती, सदस्य होते हैं, वो भी इसी तरीके से इकट्ठा कर कर फिर वहाँ से बैंकों से लोन लेते हैं। फिर जाकर अपने सदस्यों को, ज़रूरतमंद लोगों को लोन देते हैं। महिलाओं की हिंसा वगैरह, घरेलू हिंसा के बारे में बोलते हैं, लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं। वो स्वयं सहायता समूह है। ठीक हो गया। अब इसकी बात आता है, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है परंतु पेटी भरने के लिए नहीं। किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। एसडीजी शब्द 1887 में सबसे पहली बार प्रयोग किया गया था, जो नॉर्वे के पीएम थे हमारे ब्रटलैंड ने। कौन सी रिपोर्ट थी उनकी? अवर कॉमन फ्यूचर। उसमें उन्होंने सतत विकास के बारे में बात की कि भविष्य की पीढ़ी के लिए हमें संसाधन बचाने हैं। फिर धीरे धीरे लोग जागरूक हुए। फिर 2015 में अगर देखेंगे तो 2015 में लोग इतने जागरूक हुए कि लोगों ने क्या करा, जो हर देशों ने कितने गोल बनाए? 17 गोल एसडीजी गोल्स बनाए और 169 सब गोल्स बनाए। 17 गोल अगर हम क्विक रिवीजन देखेंगे तो इसका पहला गरीबी, दूसरा भूखमरी, भूख वाला था, तीसरा अगर हम देखेंगे स्वास्थ्य वाला था, चौथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पांचवा अगर हम देखेंगे तो कौन सा था? पांचवें में हमारा लैंगिक समानता, छठे में अगर हम देखेंगे तो पेयजल, स्वास्थ्य वगैरह, शौचालय वाली की बात थी, सातवें में अगर देखेंगे तो बिजली वाली बात थी, आठवें में कहेंगे तो अच्छा काम की बात थी, नौवें में कहेंगे तो उद्योग की बात थी, 10वें में कहेंगे तो असमानता को दूर करने की बात थी, 11वें में शहर टिकाऊ वगैरह की बात थी, 12वां मेन इसलिए हो जाता है क्योंकि उपभोक्ता वाला चैप्टर भी है और उपभोक्ता के बारे में और उत्पादन के बारे में भी बात 12वें में की गई है। 13वां में 13 मेरा करके पूरा जलवायु खराब कर दी, जलवायु में बात थी। 14 यानी कि जलीय जीव, 15 यानी कि जो जमीन पर रहने वाले जीवों के बारे में, 16 यानी कि शांति, 17 यानी कि साझेदारी के साथ रहने की बात थी। ये थे हमारे एसडीजी के गोल्स। द फोकलोर्स ऑफ सर्दर्न इंडिया किसने लिखी? तो नटेशा शास्त्री जी ने लिखी थी। ये चीज़ें याद रखना। दो आप कहाँ हैं? पंजाब के मैदान में है। ठीक हो गया। नेशनल पीपल पार्टी जो बताया था मैंने, राष्ट्रीय पार्टी 2013 में मेघालय राज्य के पी ए संगमा ने करी थी। ठीक है, इसके संस्थापक थे। अब देखो, विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय के बारे में मैंने बताया। अमुक्तमाल्यद तेलुगु भाषा में लिखा था उन्होंने। नगलपुरम उपनगर बनाया अपनी माँ नगला देवी के नाम से इन्होंने ही बनाया था। कौन से वंश के थे? तुलु वंश के थे। और चिदम्बरम मंदिर जो अल्मोड़ा वो वहाँ है, तमिलनाडु में है, तो वहाँ इनकी प्रतिमा मिली है। और मैंने ये बता ही दिया है कि इनका पतन कैसे हुआ था। 1565 में राक्षसी तांगड़ी का युद्ध हुआ था, तालीकोटा का युद्ध हुआ था। राम राय ने नेतृत्व किया था विजयनगर साम्राज्य का, और 3 जो सुल्तान थे वहाँ पर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीजापुर के, तो वहाँ पर विजयनगर, वहाँ से विजयनगर साम्राज्य का पूरा पतन हो गया था। अमर नायक प्रणाली भी यहीं से थी, जो दिल्ली की एकता प्रणाली से ही जुड़ी हुई थी। यहाँ पर नायक रखे गए थे। ये अपने आप को नरपति कहते थे, और उड़ीसा वाले गजपति कहते थे, दक्कन वाले कहेंगे तो अश्वपति कहते थे, घोड़ों के स्वामी, इस तरीके से था। नाडु यानी कि जिला था यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देखेंगे
तो विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर। 24 दिसंबर 1986 को कोपरा यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो पारित हुआ था, वो पारित हुआ था, इसलिए इंडिया में 24 दिसंबर को मनाया जाता है नेशनल जो कंज्यूमर डे मनाया जाता है, वो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस बनाया जाता है। फिर इसके बाद अगर हम देखेंगे तो 2019 में संशोधन करके इसमें ये भी ऐड ऑन कर दिया है कि जो इंटरनेट से जो हम सामान वगैरह ले रहे हैं, ये भी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी, कोपरा एक्ट के अंतर्गत ही आएंगी। अभी हॉलमार्क है जैसे कीमती धातु के लिए लगता है, एग मार्क है एग्रीकल्चरल जो गुड्स है उसके लिए लगता है, उसी तरीके से जो कीमती कीमती जो सोने वगैरह के उत्पाद है BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये सब चीज़ें लगते हैं। उपभोक्ता के अधिकार देखेंगे, 6 अधिकार हैं। चयन का अधिकार, चुनने का अधिकार यानी कि चयन चुनना एक ही ठहरा, चयन का अधिकार, सूचना का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, प्रतिनिधित्व का अधिकार। पांचवा अगर हम देखेंगे क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार, और छठा अगर देखेंगे तो उपभोक्ता शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार भी है। और न्यायालय भी बने हैं, जिला स्तर पर कहते हैं तो उपभोक्ता आयोग विवाद निवारण केंद्र बनता है, राज्य स्तर पर राज्य आयोग, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आयोग। जिला स्तर वाले लगभग 1 करोड़ तक के मामले देखते हैं, राज्य वाले 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच वाले मामले, और 10 करोड़ से ऊपर वाले राष्ट्रीय आयोग देखता है ये मामले। अटल टनल है जो विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग टनल है, मनाली से लाहौल स्पीति को जोड़ती पीर पंजाल, मेड बाय BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई है। विट्ठल मंदिर मैंने आपको बताया था वो कहाँ पर, विजयनगर साम्राज्य यानी कि ध्वनि होनी आती है वहाँ से। लक्षद्वीप में टोटल जो द्वीप है 36 द्वीप हैं कहते हैं, छोटे छोटे, और वैसे पहले लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमीदीवी को मिलाकर ही लक्षद्वीप बनाया गया था। और अंडमान निकोबार में तो 572 से भी ज़्यादा, 572 के करीब कहते द्वीप, और आज के प्रेजेंट रेशियो में देखेंगे तो सिनारियो में 836 न्यू द्वीप कहा जाता है। डिजिटल भारत में 3 IT हैं, इंडिया टैलेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंडिया टुमारो। ठीक हो गया। G77 कब बना? जो अल्प विकसित देश है उन्होंने अपने लिए बनाया था, क्योंकि ये जो इनसे तो काम हो नहीं रहा था, जो और चीज़ें संस्थाएं बनी थी UNO वगैरह की, तो ये सब चीज़ें तब बनी NIEO यानी कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमी ऑर्डर के तहत। और ये भस्म कर भागो नीति किसने अपनाई थी? तो अगर हम देखेंगे तो इंडोनेशिया के ही वहीं जो डच लोगों ने बड़ा शासन किया था वहाँ पर, तो उन्होंने ही वहाँ के जो पेड़ है सागौन के काटे कलांग जनजाति से कटवाते थे, वो जावा कलांग लोगों से जो जावा में है, तो वहाँ पर कटाते थे, हर चीज़ें इस तरीके से शोषण करते थे। तो बाद में जब जापानी लोग वहाँ पर आ गए थे तो डच लोगों ने क्या करा कि जो उनके द्वारा जो साल सागौन के पेड़ बड़े बड़े काटे गए थे तो उन गट्ठरों को जला दिया कि ये हमारे काम नहीं आ रहा है, तो किसी और के काम भी नहीं आना चाहिए, जापानी के काम नहीं आना चाहिए। तो भस्म कर भागो नीति किसने अपनाई थी? डचों ने अपनाई थी जावा में। ठीक है। तो जावा में पहले सागौन के बहुत बड़े वृक्ष होते थे, फिर बाद में उन्होंने डचों ने पूरे काट दिए थे। और ब्लैक डॉग डियनस्टेन ये प्रथा, ये क्या थी, मतलब ये प्रक्रिया, तो ये भी मेन है। इसमें क्या करते थे डच लोग कि इन जनजातियों से पहले तो चीज़ वो राजस्व वसूल करते थे, और कुछों को छूट ऐसे देते थे कि अगर तुम बेगारी करोगे यानी कि मुफ्त में हमारे काम करोगे, अपने जो ये भैंसों वगैरह से ढोने होने का काम करवाओगे, और अपना तो हमारे ये लट्ठर हट्ठरों को गट्ठर हट्ठरों को इधर से उधर रखोगे, काम करोगे पेड़ उड़ के काटने का, तो हम तुम्हारे क्या राजस्व वसूली माफ़ कर देंगे, राजस्व नहीं वसूलेंगे। तो उसको ब्लैक डॉग डियंस्टेन कहा गया था, यानी कि फ्री में काम कराना और राजस्व वसूली में आपको छूट दे दी जाएगी। तो डचों द्वारा कराया गया था जावा जनजाति से, कलांग लोगों से, जावा के लोगों से, कलांग लोगों से। उसी में सोरोतिन सामिन था एक, जिसने विरोध किया था इन डचों का। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे नमामि देवी नर्मदे बाई MP गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया। ज्वारामुख यानी कि जो 2 नदियां हैं नर्मदा और तापी, वह बनाती है, भ्रंश घाटी से ही बहती है नर्मदा और तापी नदी, ये हैं, डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। अब ये ज्वारामुख कहाँ किसे कहते हैं कहेंगे, तो जहाँ वो समुद्र का खारा पानी और नदी का जो मीठा पानी आकर एक जगह पर मिलता है उसे कहते हैं एस्चुरी कहते हैं उसे। तो वो चीज़ें है कि कगार होती है ना, कगार, कगार यानी कि खड़ी ढाल, और ये होती है पूरी घाटी रिफ्ट वैली, इसी को भ्रंश पर्वत भी कहते हैं ना एक तरीके से कगार, और यहाँ पर पूरी घाटी जैसी। अभी नदी आ रही है तो अब ऐसे करके सीधे गिर रही है, कोई डेल्टा हिल्टा का निर्माण नहीं कर रही, बड़ा तेज इसका वेग है। और यहाँ पर ऐसे समुद्र है, समुद्र का पानी भी मिल रहा है और ये मीठा पानी भी मिल रहा है, यानी कि लवणीय जल, क्षारीय जल और मीठा पानी जो मिल रहा है, तो वो सब चीज़ें हैं। गंगा एक्शन प्लान 1986 राजीव गांधी जी के टाइम में आया था,
उन्होंने इसके भी 2 फ़ेज़ है। 1986 वाले फ़ेज़ में उन्होंने 25 बड़े-बड़े शहरों को जोड़ा था गंगा की सफाई-हफाई से जुड़ी। फिर 1993 में इन्होंने सेकंड फ़ेज़ में गंगा की जो सहायक नदियाँ हैं, उन्हें भी जोड़ा इस चीज़ से। तो ये सब चीज़ें हुई। फिर उसके बाद जो नमामि गंगे योजना है, वो जो गंगा योजना है, नमामि गंगे योजना, वो 2015 में आई थी शायद से, अगर आप देख लेना, एक बार चेक कर लेना। तो उस वो बहुत बड़ी थी। उसमें बजट भी बहुत ज़्यादा कुछ करोड़ों का आ गया था, आया है। तो उसमें पूरी नर्मदा की गंगा नदी की स्वच्छता के बारे में बात की गई है। गंगा की जो शहर है, गंगा के आसपास की जो गाँव हो, वहाँ पर पूरा उसे शौच मुक्त बनाना है की बात की गई है। वहाँ पर वृक्षारोपण, आसपास की जगह में वृक्षारोपण करना है कहा गया है, और गंगा के आसपास क्षेत्रों में जैविक कृषि को बढ़ाना है कहा गया है। और जो कचरा वगैरह है उसे मशीनों द्वारा हटाने की बात की गई है। और जो चीज़ें ये गंदगी जो पाइपलाइन द्वारा गंगा नदी में प्रवाहित हो जाती है, तो उसको छान कर इस तरीके से शुद्धता का भी ध्यान रखना है। और गंगा के जो जलीय जीव हैं, उनके संरक्षण की भी बात यहाँ पर की गई है। ये जो अब करंट में जो ये योजना चल रही है, बहुत ही बड़ी है। तो ये सब चीज़ें याद रखनी है। महावट किसे कहते हैं? पश्चिमी विक्षोभ यानी कि जो शीतकालीन वर्षा कराता है उत्तर भारत में, तो उसे महावट भी कहते हैं, जो रबी की फसल के लिए महत्वपूर्ण होता है, गेहूँ के लिए। काल वैसाखी यानी कि मूसलाधार वर्षा होती है, मंथ ऑफ वैसाख। अक्टूबर से नवंबर में टेम्परेचर चेंज होने लगता है। मानसून जून में स्टार्ट हो जाता है आना। वैसे मई में ही वो आ तो जाता है अंडमान निकोबार में। अगर भारत की वैसी भूमि की बात करें तो केरल में स्टार्ट होता है 1 जून से आना। और जाना कब से स्टार्ट कर देता है? अक्टूबर से नवंबर के मंथ में। तो वहाँ पर भी धीरे-धीरे टेम्परेचर में चेंज आने लगता है ना, और टेम्परेचर बढ़ने लगता है, आर्द्रता बढ़ने लगती है, तो क्वार की उमस जैसी हो जाती है, तो उसे क्वार की उमस कहते हैं। जब मानसून का निर्वर्तन होता है, यानी कि वापस जाने लगता है, तमिलनाडु में भी जाते समय वो वर्षा कराता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। स्पाइनिंग जेनी जेम्स हारग्रीव्स ने इसको बनाया था, और फ्लाइंग शटल किसने बनाया था? जॉन की ने बनाया था। तो ये सब चीज़ें थी हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने बताई। मासाइक भी बताया था मैंने, जो मेरे लोग का होता है, रेवड़ मतलब झुंड होता है, ये सब चीज़ें बताई। मैं आशा करता हूँ आपको यह सब चीज़ें पता चली होंगी। और अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। और क्या कहते हैं, इनकी दूरी समान रहती है, ध्रुवों की ओर जाओ, कहीं भी जाओ समान रहती है, पर देशांतर की दूरी ध्रुवों के पास आते-आते पूरी 0 भी हो सकती है, घटती भी रहती है। और मैक्सिमम दूरी देशांतरों की 111.01 किलोमीटर होती है लगभग। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए, और सब चीज़ें मैंने पढ़ा दी हैं। आशा करता हूँ आपका पेपर अच्छा जाए। ऑल द बेस्ट सभी को, सभी अच्छे से पढ़ना। अब तो लास्ट रिवीजन का ही टाइम रहता है। तो सबको ऑल द बेस्ट। टीजीटी, एसएसटी, जिसने भी भरा है, मैंने जितना समझा, पढ़ा, वो सब चीज़ें मैंने वीडियो बनाई, जिसके माध्यम से आप अच्छे से समझ सकते हो। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।